नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपकी फिजिक्स की नैया को पार कराने वाला आपका मेंटर, आपका गाइड लेकर के आ गया एक नया चैप्टर ऑप्टिक्स आप लोगों के लिए। तो आज से हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानने का ये प्रयास करेंगे कि ऑप्टिक्स होता क्या है, क्या चीज़ है ये। तो इसके लिए हम लोग ये आपके सामने एक स्पेक्ट्रम दे रखा है, एक एक रेंज दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ये बच्चों क्या है, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेंज दे रखा, ईएम वेव्स की एक ये रेंज है। अब इधर देखिएगा, ये ईएम वेव्स की रेंज क्या है, इसमें जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ये हमारा गामा रेज है, ये एक्स रेज है, ये यूवी रेज है, और ये हमारा एक बीच में ये जो रीजन आपको जिसको मैंने सर्किल के अंदर बच्चों किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन। और ये हमारा इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव, आगे की रेंज माइक्रोवेव है। तो एक्चुअली में सब कुछ क्या होता है, जितने भी रेडिएशंस होते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन। अब इसमें टर्म आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो का बच्चों यहाँ पे जो मतलब है वो है हमारी वो है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड से है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ये हम आगे चल के भी इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी फिलहाल नहीं। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो गामा रेज से लेकर के, ये गामा रेज से लेकर के ये रेडियो वेव्स तक का एक रेडिएशन है। इसी के बीच में पड़ता है ये हमारा रीजन, ये जो हमारा ये जो इसको मैं ग्रीन कलर में अभी समय कर रहा हूँ, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं विजिबल रीजन, या इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इसका वेवलेंथ होता है बच्चों, वो देखिएगा इसको अलग से करके दिखाया गया है। ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर लिया गया है 400 से 700, और इसका जो डायमेंशन है, मात्रक जो है इसका नैनोमीटर है। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का जो स्पेक्ट्रम है, उसका असली जो नाम होता है उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स जो है, अगर बोला जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा बच्चा है जिसका जो वेवलेंथ है वो 400 एंगस्ट्रॉम, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इस 400 नैनोमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नैनोमीटर को जब भी आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ऑप्टिक्स बच्चों हमारे लिए क्या हुआ जाकर के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का वो पार्ट है जो कि विजिबल है। पहली बात मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, ऑप्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो हिस्सा, या फिर इसको पार्ट भी बोल सकते हैं, वो हिस्सा जिसका वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। पहली बात, एक बात ऑप्टिक्स के बारे में पता लगी कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स के बीच में बहुत बड़ा एक लॉन्ग मतलब एक स्पेक्ट्रम है, जिसको अगर आप समझना चाहोगे तो 10 की पावर -16, इधर देखिएगा 10 की पावर -16 मीटर से, और ये यहाँ पे कहाँ पे एंड हुआ था करके 10 की पावर 8 मीटर तक, 10 की पावर 8 मीटर, एक बहुत बड़ा एक क्वांटिटी है। उसी के बीच में पड़ता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या फिर उसको बोल सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो रीजन होता है, ये हमको क्या करता है, ये रेडिएशन हमको दिखाई देता है, विजिबल रीजन, इसको विजिबल रीजन बोलते हैं। और इसी को विजिबल रीजन में इसमें कितने कलर आते हैं आप लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते, तो यहाँ पे जानने का पूरा मौका मिल रहा है। विबग्योर, BIBGYOR, तो इसको भी थोड़ा सा मैं बच्चों बता देता हूँ कि क्या होता है ये विबग्योर, जो लोग नहीं जान रहे हैं। देखो, विबग्योर में वी का मतलब होता है वायलेट कलर से, वायलेट कलर से। ये आई फॉर इंडिगो, आई फॉर इंडिगो होता है। ये बी फॉर ब्लू होता है, और ये जी फॉर बच्चों यहाँ पे ग्रीन लिखा जाता है, और ये वाई फॉर यहाँ पे येलो रहता है, और ओ फॉर ऑरेंज रहता है, और
R फॉर क्या रहता है, रेड रहता है। तो इसमें 7 कलर, मतलब कहा जाए कि जो ऑप्टिक्स है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा बच्चा जिसका वेवलेंथ कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। और ऑप्टिक्स का ही एक दूसरा नाम हमारा क्या रहता है, इसका दूसरा भी एक नाम रहता है, क्या उसको बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। लाइट मतलब एक विजिबल रेडिएशन, इसको बोलते हैं विजिबल रेडिएशन, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका दूसरा नाम लाइट भी लिखा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट, मतलब विजिबल रेडिएशन। कुल मिलाकर के अल्टीमेटली ऑप्टिक्स का दूसरा नाम एक हुआ जाकर के लाइट, जिसका जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्टिक्स और लाइट अगर लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें कोई कंफ्यूजन मत करना जाकर के, दोनों एक ही चीजें हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे पहले बढ़ते हैं। ये इतना मैंने ऑप्टिक्स को परिभाषित किया हुआ है, इधर देखिएगा। तो इधर देखिएगा, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई हुई है और इसमें मैंने यहाँ पर ऑप्टिक्स जो लिया हुआ, ऑप्टिक्स को मैंने देखो 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक में मैंने लिखा हुआ रे ऑप्टिक्स और एक मैंने लिखा हुआ है वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, ऑप्टिक्स का दूसरा नाम लाइट भी लिख देते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट में क्यों किया हुआ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, इसको जरा पहले समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना ये समझे हम लोग ऑप्टिक्स को स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स 2 पार्ट में मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या है, या लाइट, रे लाइट या फिर वेव लाइट। देखो मतलब रे ऑप्टिक्स जो होता है, जैसे आप समझिएगा जिस भी कमरे में रह करके आप ये बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उस कमरे में नो डाउट जिंगले होंगे, खिड़की होंगे, दरवाजे होंगे, और ऊपर एक छोटा सा वेंटिलेटर, एक होल छोड़ा जाता है जहां से हम लोग वेंटिलेशन कर सकते हैं, होता है। तो सारी चीजें कमरे में होती हैं जहां से प्रकाश आ सके, लाइट आ सके। तो वो जो भी जिस जगह से भी लाइट आ रही है आपके कमरे में, उसकी जो होल है, मतलब उसके अगर होल को बोला जाए, उसका जो डायमेंशन है, वो जो लाइट का वेवलेंथ, जो लाइट का वेवलेंथ, इधर पहले मैं लाइट का वेवलेंथ लिखता हूँ, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। एक छोटी क्वांटिटी है, इसको साधारण आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है। तो प्रकाश या लाइट का वेवलेंथ इतना है। रे ऑप्टिक्स क्या होती है, रे ऑप्टिक्स में जब भी लाइट एक ऐसे होल से होकर के आ रही है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ की तुलना में काफी बड़ा है, एक ऐसे छेद से, एक ऐसे स्लिट से, एक ऐसे होल से जब लाइट आती है जिसका डायमेंशन लाइट के या प्रकाश के जो वेवलेंथ है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, उससे काफी बड़ा होता है, तो लाइट का बिहेव जो होता है एक अलग तरीके का होता है। ध्यान से समझिएगा अंतर को, क्योंकि मैं ऑप्टिक्स के अंतर को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। रे ऑप्टिक्स क्या रहता है, रे ऑप्टिक्स में जब भी लाइट एक ऐसे होल से होकर के आती है जिसका डायमेंशन, मतलब जिसका साइज, लाइट का जो वेवलेंथ है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, इससे काफी बड़ा होता है ना, उसका साइज काफी बड़ा है, तो लाइट का बिहेवियर एक अलग तरीके का बिहेवियर होता है। क्या लाइट वहां पे क्या बिहेव करती है, वहां पे लाइट एक बिहेवियर करती है, रिफ्लेक्शन का बिहेवियर करती है। ध्यान से समझिएगा, वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन का भी फिनोमेना होता है। ये सब आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना जरूर होगा। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है, रिफ्लेक्शन मतलब किसी सरफेस से जाकर के टकरा के वापस हो जाती है। ऐसा बिहेवियर लाइट का रहता है, ध्यान से समझिएगा। ये लाइट का एक अलग तरीका का बिहेवियर होता है। कब, जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज ऑफ होल, साइज ऑफ होल या फिर इसको स्लिट भी बोल सकते हैं। स्लिट मतलब छेद, छेद से होता है। इज ग्रेटर देन, इज मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे लिखता हूं मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तब लाइट का बिहेवियर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसा रहता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे वो फिनोमेना करती है। तो जो हम लाइट की स्टडी करते हैं उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं
रे ऑप्टिक्स। ये जो प्रकाश की स्टडी या लाइट की स्टडी है, इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब जरा जिस छेद से लाइट आ रही थी उसके डायमेंशन को, उसके आकार को जरा छोटा करते जाइए, अपने दिमाग में छोटा कीजिएगा, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, इतना महीन सा कर लीजिएगा कि अब जो साइज उसका हो जाए वो कितना हो जाए, कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब उसका साइज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाए तो लाइट का बिहेवियर एक अलग तरीके से होता है। ध्यान से समझिएगा। तो लाइट एक अलग तरीके का बिहेवियर करती है। मतलब ध्यान से समझिएगा, जैसे आप यहाँ पर एक देखिए, ये मैं एक स्लिट ले, एक पन्ना ले रहा हूँ, सपोज ये एक मैं एक बोर्ड ले रहा हूँ, ऐसे समझिएगा। ये एक मैंने बोर्ड लिया और इसमें एक मैंने यहाँ पर छेद कर दिया, एक छेद मैंने यहाँ से कर दिया, और इसको अंधेरे कमरे में, ऐसे समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। एक पेपर लीजिएगा A4 साइज का, उसमें नजदीक नजदीक में, नजदीक का मतलब है 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर दो छोटे छोटे छेद कर लेना, बहुत बारीक छेद कर लेना, बहुत बारीक। उनका साइज इतना होना चाहिए जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसके साइज के बराबर का होना चाहिए। और उसको आप अंधेरे कमरे में लेकर जाइएगा, बिल्कुल अंधेरा कर दीजिएगा, और अंधेरे कमरे में किसी दीवार पे एक सफेद पर्दा टांग दीजिएगा, सफेद पर्दा रख दीजिएगा, लगा दीजिएगा, और उन दोनों छेद से एक लाइट को पास कराइएगा, लाइट से। तो आप सफेद पर्दे पर देखोगे जो कहानी होगी एक अलग होगी। सफेद पर्दे पे कहीं सफेद कहीं काला, कहीं सफेद कहीं काला, कहीं सफेद कहीं काला, एक ऐसा पैटर्न उभर करके आएगा। अमूमन ये पैटर्न हमको जिंदगी में रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये होता है, ये देखने को मिलता नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। तो जो लाइट की हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी प्रकार की जो लाइट का बिहेवियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश एक ऐसे छेद, ऐसे होल से होकर के आ रहा है जिसका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है, मतलब उसका भी डायमेंशन उतना ही लगभग है, तो लाइट जो अपना बिहेवियर रखती है एक अलग तरीके का बिहेवियर रखती है। वहां पर फिर क्या होगा, लाइट में इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस की घटना होती है। डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन में जैसे एक पिक्चर का ब्लर हो जाना, पिक्चर ब्लर नहीं होती, किनारों पर प्रकाश मुड़ता है, एक नई घटना वहां पे होती है, पोलराइजेशन। ये सारी घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी से बच्चों जुड़ी नहीं होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सारी घटनाएं रोजमर्रा की लाइफ में नहीं होती हैं, रोजमर्रा की लाइफ में नहीं, रोजमर्रा की लाइफ में ये नहीं होती है। ये सारी जो घटनाएं आप पढ़ते हो रे ऑप्टिक्स में, ये सब रोजमर्रा की घटनाएं होती है, रिफ्लेक्शन होना, रिफ्रैक्शन होना। तो जब ऐसी ऑप्टिक्स के इस बिहेवियर को हम कहां पे स्टडी करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। ध्यान से समझ में ये अंतर क्लियर हो पा रहा है। ऑप्टिक्स का वो बिहेवियर जिसमें प्रकाश एक ऐसे छेद से होकर के आ रहा है जिसका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो रे ऑप्टिक्स में, और उसी के बराबर का, उसी के तुलनीय है, तो वेव ऑप्टिक्स में। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपकी दीवार, आपके कमरे की दीवार पे एक लाइट प्रकाश आकर के गिरता है और आपकी आंखों तक आकर पहुंचता है, तो वो जो स्टडी ऑफ लाइट है वो रे ऑप्टिक्स के अंदर किया जाएगा। और जब छेद बहुत छोटे हो जाएंगे, मतलब होल जो स्लिट का साइज है वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। आई थिंक आपको ऑप्टिक्स समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक्स का अंतर क्या है। तो रे ऑप्टिक्स का एक दूसरा बच्चों नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका दूसरा भी एक नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप ऑप्टिक्स के अंदर एंटर करोगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें पूरा ज्योमेट्री ही चलती है। तो ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आई थिंक मैंने आपको इतना बताया है, आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये ऑप्टिक्स का हो गया जाकर के। अच्छा, इस ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में कुछ फिनोमेना होते हैं। कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना और ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, ये दो फिनोमेना होते हैं। हमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या क्या है, रे ऑप्टिक्स में चूंकि हमें रिफ्लेक्शन मतलब फिनोमेना बहुत सारे होंगे, तो इसमें हम प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, स्लैब पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे पढ़ेंगे, जिसमें माइक्रोस्कोप भी होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप भी इसी में आएगा,
और आपकी ह्यूमन आई भी इसी में आएगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक में क्या रहेगा, रहेगा अब रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ध्यान से देखते हैं, चलिए रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बच्चों पहले स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए रिफ्लेक्शन का पहले कहानी समझते हैं, रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्या समझते हैं इसके बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई सरफेस ले लेते हैं, ये कोई एक सरफेस ले लिया, जैसे रिफ्लेक्शन कहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा, रिफ्लेक्शन आपके मिरर में होता है, जिसमें आप सुबह सुबह जैसे एक शीशे के सामने नहीं खड़े होते, मिरर के सामने, जिसमें अपना पिक्चर देखते हो, मतलब अपने बाल जो होते हैं वो नजरा, जिसको बोलते हैं नजरा निकालते हो, मतलब अपने आप को खूबसूरत करते हो। तो वो जो मिरर होता है वो रिफ्लेक्शन का एक परफेक्ट एग्जांपल होता है। उसमें उसके पीछे में चांदी की कलाई कर दी जाती है, इधर इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है फिजिक्स में, चांदी की, ये वाला पार्ट चांदी की कलाई कर दिया जाता है। इस पर जब भी कोई लाइट आकर के गिरती है, ध्यान से सपोज करिए ये लाइट यहाँ पर आकर के एक इंसिडेंट हुई आकर के, ये लाइट यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हुई, तो जिस भी पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जिस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पर आप क्या करिएगा, एक टेंजेंट, नॉर्मल ड्रॉ, एक टेंजेंट पहले ड्रॉ करिएगा। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ करी जाती है, ये देखिए, ये वाली टेंजेंट, ये टेंजेंट होती है। सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको और दूसरे उसमें ले लेता हूँ, दूसरा कुछ बना लेता हूँ। इधर देखिएगा, जैसे सरफेस हम लोग कुछ ऐसा ले लेते हैं, ये सरफेस हमने ले लिया है, और मान लीजिए कोई रे है इस पॉइंट पर आकर के इस तरीके से टकराई है, तो उस पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ करी, ये टेंजेंट मतलब स्पर्शरेखा, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी है उसी पॉइंट पर आप क्या करिएगा, आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिएगा। नॉर्मल टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हमने एक टेंजेंट के से एक 90 डिग्री पर एक लाइन खींच ली, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ये टेंजेंट थी बच्चों, और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हो गया। तो जो ये एंगल होता है इंसिडेंट रे, ये हमारी कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा होता है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे क्या करेगी, उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में क्या कर जाएगी, वापस हो जाएगी। इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल से एंगल बनाती है, ये जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान से समझिएगा, ये फिनोमेना होता है लाइट के रिफ्लेक्ट होने का। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा मैं बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं पहले हटाता हूँ और कुछ बातें मैं पहले आपको इससे ज्यादा बताने का प्रयास करता हूँ। क्या मैं बताने का प्रयास करना चाह रहा हूँ, इसको जरा पहले हटा लेता हूँ। इधर देखिएगा बच्चों, एक्चुअली में पहले मैं एक सरफेस लेता हूँ, पहले मैं एक प्लेन सरफेस ले लेता हूँ। इधर देखिएगा, ये मैंने एक प्लेन सरफेस ले लिया है, और इस पर सपोज करिए एक लाइट आकर के गिरी हुई है, लाइट की एक रे आकर के गिरती है। तो लाइट इस सरफेस पे गिरने के बाद तीन तरीके के फिनोमेना करती है। ध्यान से समझिएगा क्या क्या फिनोमेना करती है। लाइट का वो हिस्सा जो उसी मीडियम में वापस चला गया उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट इस सरफेस पे आके गिरी और सरफेस पे आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और कुछ ये सरफेस में ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ लाइट के पोर्शन को इस सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन आप लोग क्लास 11 में
एब्जॉर्प्शन। ये क्लास 11 में आप लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आ गए, इसी से जुड़ा हुआ टर्म होता है हीट, ये आप पढ़ करके आ गए हो। और कुछ लाइट का हिस्सा क्या करते हैं, उसी मीडियम में क्या करता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, इंटर कर जाता है उसी मीडियम में, मतलब दूसरे दूसरे मीडियम में इंटर कर जाता है। तो ये जो होता है ये रिफ्रैक्शन होता है। देखो एक ही सरफेस पर तीनों घटनाएं एक ही साथ होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, एब्सॉर्प्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन, सॉरी ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन। एक ही सरफेस पर तीनों घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन जो भी घटना सबसे ज्यादा डोमिनेट होती है, सबसे ज्यादा डोमिनेट होती है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे जो मिरर है, प्लेन मिरर जो आपके घर में लगा हुआ है, वहां पर नो डाउट एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, मतलब उस पर कोई लाइट डाली जाएगी तो एब्जॉर्ब भी होगी, कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में भी इंटर कर जाएगा और ज्यादातर हिस्सा वहां पर क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जो भी फिनोमिना डोमिनेट करता है हम उसी के बारे में पढ़ाई करते हैं। चूंकि हमने हेडिंग रिफ्लेक्शन डाली है तो हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने वाले नहीं है। तो पहली बात कि रिफ्लेक्शन में क्या करती है, लाइट उसी मीडियम में वापस हो जाती है। एक बात ध्यान से समझिएगा, लाइट क्या हो जाती है, उसी मीडियम में। आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे उसी मीडियम में वापस हो जाती है, रे उसी मीडियम में वापस हो जाती है। तो हम इसी फिनोमिना को बच्चों आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके क्या नियम और कानून होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक चीज और समझिएगा, रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस का प्लेन होना जरूरी नहीं है, किसी भी सरफेस पे रे जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला रूल पहले पढ़ते हैं। सपोज करिएगा इस सरफेस पे आकर के कोई रे इंसिडेंट होती है, पहले इसको एक सरफेस बना लेते हैं, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस है। मान लीजिए इसमें ये यहां पर आकर के ऐसे एक रे इंसिडेंट हो रही है, तो जिस भी पॉइंट पर रे आकर के इंसिडेंट होगी वहां पर क्या खींचेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल खींचेंगे। कैसे नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल ऐसे उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक नॉर्मल खींच देंगे। तो जो ये वाला एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और रे क्या करती है, उसी मीडियम में वापस चली गई, ये रे वापस चली गई, तो ये जो हमारा एंगल होगा यहाँ पर, सॉरी ये रे हमारी क्या करेगी, जाकर के उसी मीडियम में वापस चली गई जाकर के। तो ये एंगल हमारा क्या हुआ जाकर बच्चों, ये हमारा एंगल हुआ जाकर के आर। तो जो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान से समझिएगा, मतलब जो रे इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आई और आर आप एंगल समझ गए, आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला रूल तो ये रहता है। दूसरा क्या रहता है, दूसरा ध्यान से समझिएगा, ये जो आपको ये इस लाइन इसका नंबर मैं देता हूं 1, इसका मैं दे देता हूं नंबर 2, इसका नंबर देता हूं 3। नंबर 1 क्या है, इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, और ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों जो चीजें होती हैं, जो तीनों होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन, इसके लिए कोई अलग प्लेन इस्तेमाल हमें नहीं करना होता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अलग अलग प्लेन में होंगे। जैसे मैं आपको, चूंकि आप लोग मेरे सामने हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करिएगा ये हमारा हुआ जा करके, इधर देखिएगा आप लोग, मुझे जो ये नीचे पिक्चर चल रहा है उसमें देखिएगा। सपोज करिएगा ये हमारी जो रे है, ये इंसिडेंट रे आई है, ये हमने, ये जो ब्लैक को आपको जो दिख रहा है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये सपोज करिए इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल हो गया।
तो ये वाला ये रे मैं ऐसे कर लेता हूं, ये वाला ये एंगल और ये एंगल देखिए जरा ध्यान से, सपोज करिएगा ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी कितना है 30 डिग्री है, लेकिन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला और ये तीनों एक ही प्लेन में नहीं है। एक ही प्लेन का मतलब ये ऐसे होंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से, ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री। एक ही प्लेन में आपको दिख रहे हैं, तो जब एक ही प्लेन में होते हैं, ये अलग अलग प्लेन में आप नहीं ले सकते हैं। तो जब तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ये हमारा जो रहता है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा रूल, दूसरा नियम रहता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल, और हमारा क्या हुआ रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। ध्यान से समझिएगा, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं। ये दोनों नियम हमारे हो गए, ये हमारे दोनों नियम हो चुके हैं बच्चों। ये दोनों, ये पहला नियम हो गया, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अच्छा ध्यान से समझिएगा, जैसे इस पॉइंट पर ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो ग्रीन कलर से मैं ले रहा हूँ। अगर ये पॉइंट, ये अगर ये सरफेस नहीं होता, जो मैंने ये प्लेन सरफेस लिया, ये सरफेस नहीं होता, तो ये रे ग्रीन कलर से देखिएगा ये इस तरीके से आती है, ये इस तरीके से आती, ये हमारी रे होती। लेकिन एक्चुअली में ये रे चली कैसे गई? ये रेड कलर जिस पे मैं ग्रीन कलर चला रहा हूँ, ये रे ऐसे चली गई। मतलब रे कितना डेविएट हो गई, ध्यान से देखिएगा, रे इतना एंगल क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। डेविएट मतलब अपने पाथ से विचलित हो गई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब इसको बोलते हैं अपने पाथ से विचलित होना, अपने पाथ से विचलित होना। हिंदी में इसको विचलित बोलते हैं, विचलित होना। ये अपने पाथ से इतना डेविएट हो गई। अब ये कितना डेविएट हो गई है, ये निकाल, हम लोग ये इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए जरा, ये टोटल एंगल हमारा कितना है, देखो ये वाला एंगल हमको निकालना है। ये टोटल एंगल बच्चों हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता। ये टोटल एंगल हमारा 180 डिग्री होता। और ये एंगल हमारा कितना है? आई और आर चूंकि आपस में बराबर हैं, तो ये आई और आर आपस में बराबर है, तो आई ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 2i। तो ये कितना बेसिस डिवाइड हो जाएगी? डेल्टा हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 2i। और किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। 180 माइनस 2i ये कितना, किधर डेविएट हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में ये तीनों नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हैं, और ये कानून हो गया जाकर के, नियम कानून। और ये मैंने इसमें डेविएशन बता दिया। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ मैं एप्लीकेशंस आपको कराता हूँ। इधर देखिएगा, एक सवाल ये मैं एक है जिसको हम लोग इसमें करते हैं। इधर देखिएगा, ये एक सर्किल है। ये सर्किल में मैं अंदर चांदी की कलाई ये कर देता हूँ, ये चांदी की कलाई कर दी। इसके ऊपर एक रे इस पॉइंट पी पर आकर के इंसिडेंस हुई। देखिए जरा ध्यान से, सवाल को पढ़िएगा। इसमें क्या निकालना है इसको ध्यान से समझिएगा, फिर समझते हैं। इसमें कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या करने हैं? निकालने हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट पी कहाँ पर बच्चों है? ये देखिएगा, पॉइंट पी हमारा ये रहा जा सके। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किस वजह से निकालने, जरा ध्यान से पढ़िए। सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई? बिकम। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हमारी है। ये रे जो इंसिडेंट हुई जाकर के, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई? वर्टिकल हो गई। मतलब यहां से टकराने के बाद में ये किधर चली गई है? ये वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई है। अच्छा, इस सर्किल की रेडियस दे रखी है। इस सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है? इन्होंने दे रखी है ये 2 मीटर इस सर्किल की रेडियस है।
इस सर्किल की रेडियस, ये पहले इसका सेंटर ले लेते हैं। सर्किल की रेडियस 2 मीटर दे रखी, मतलब ये जो होगी ये जाकर के 2 मीटर होगी। अब इस सवाल को करते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को करने के लिए पॉइंट पी के चूंकि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो चूंकि देखो ये इंसिडेंट रे है, पॉइंट पी पे आकर के टकराई है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, क्योंकि टेंजेंट बिना खींचे हम लोग नॉर्मल नहीं खींच सकते हैं। तो सबसे पहले एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट कैसे जाएगी, देखो ये ऐसे है, एक इस पे ये टेंजेंट जाएगी, ये एक टेंजेंट इस पे जा रही है। अब टेंजेंट सर्किल इस पॉइंट पी पर हमने टेंजेंट खींच दी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आई और आर एंगल इसमें बनाने हैं, तो हमें क्या खींचना पड़ेगा, पॉइंट पी पर एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो पॉइंट पी पर हम लोग नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे देखिएगा, ये इस तरीके से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखिएगा, सर्किल के ऊपर कोई भी आप नॉर्मल खींचोगे बच्चों, कभी भी नॉर्मल खींचोगे, तो वो हमेशा क्या करेगा, सेंटर से ही होकर के जाएगा। जैसे आप इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचते हो तो हमेशा सेंटर से, इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचोगे तो हमेशा वो सेंटर से होकर के जाएगा। तो अपने को ये पता लग गया कि ये नॉर्मल कहाँ से जाना है, सेंटर से जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमारा ध्यान से समझिएगा। एक सेकेंड। तो ये हमारा चूंकि नॉर्मल हो चुका है, ये हमारा क्या हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, जाकर के आई होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आपको ही पता है आई इक्वल टू कितना होगा, आर होगा। और आई और आर आपस में बराबर होंगे, टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आई और आर आपस में कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों कितने एंगल हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, एंगल हो जाएंगे हमारे 45 डिग्री के, मतलब ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा ये ज्यादा घिचपिच हो गया, मैं इसको मिटा करके थोड़ा सा दूसरा बना देता हूँ। तो ये कुल मिलाकर के हमको ये पता लग गया कि एंगल ये 45 होना है। तो ये हमने ले लिया इसका सेंटर, ये हमारा नॉर्मल था, ये एंगल चूंकि 45 डिग्री था, तो हमारा ये वाला भी एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और ये वाली चूंकि क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। तो बच्चों हमें निकालना क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान काम। देखो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कर्ण, मतलब हमको कर्ण पता है, इसको या मैं ऐसे भी निकलवा सकता हूँ, इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम मैं ओ दे देता हूँ। तो हमारा ट्राइंगल बच्चों बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा ओ ओ ए पी। इसमें एंगल ए जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसमें हमें अगर बेस निकालना है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, कॉस लगा देंगे, क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज पता है, कर्ण पता है, तो cos 45 इक्वल टू हो जाएगा बेस x अपॉन में रेडियस कितनी है 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 cos 45। इसी तरीके से अगर हमको साइन निकालना है तो y भी हमारा आ जाएगा 2 sin 45। कैसे, ये मैंने कैसे लिख लिया है, क्योंकि इसमें sin 45 जैसे लगाओगे, sin 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है y अपॉन में कितना है 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 sin 45 डिग्री। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स थी, चूंकि हमने ओरिजिन इसको लिया हुआ है तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x हमारा नेगेटिव में रहेगा तो माइनस 2 cos 45 2 sin 45, और माइनस 2 cos 45 कितना होता है 1/√2, और आप भी जानते हो sin 45 भी कितना होता है 1/√2। तो इनको काट करके जब लिखोगे तो माइनस √2 √2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 को आप क्या लिख लोगे, √2 इंटू √2, और इसमें जब 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये केवल बच जाएगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस तरीके से, हो जाएंगे माइनस √2 √2। आई थिंक आपको ये रिफ्लेक्शन का सवाल आपको समझ में बच्चों जरूर आया होगा कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है। ओके, हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल कराए जा सकते हैं। इधर देखिए, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे वो बोल देता कि, इधर समझिएगा, इसमें बहुत सारे सवाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे वो बोल दे कि ये जो रे है, इस रिफ्लेक्शन के बाद में इस तरीके से चली गई, ऐसे चली गई है, और जो ये वाला एंगल है ये कितना है 150 डिग्री हो गया है।
150 डिग्री हो गया। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, या बोलते हैं कि रे अपने पाथ से 100 डिग्री डेविएट हो गई है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। आप लोग ये जो मैंने बताया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट होकर गई है 150 डिग्री के एंगल पर उधर से हो गया है ये हॉरिजॉन्टल से, ये सवाल आप लोग लगाइएगा जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल करते हैं इसमें, ये दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सफर्ड बाय अ रे इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा ध्यान से समझिएगा, ये एक 30 डिग्री का एंगल है। ये प्लेन मिरर पहले बना लेते हैं, ये प्लेन मिरर है बच्चों, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर हो जाकर के, और ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो जब ध्यान से समझते हैं जरा इसको, पहले इस सवाल को। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे कैसे जाती, मैं रेड कलर से बनाता, ये रे ऐसे चली जाती। लेकिन चूंकि ये प्लेन मिरर है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, तो ये रे जाएगी कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा। ये रे जाएगी कैसे, इस पॉइंट पर चूंकि हमें नॉर्मल खींचना, तो नॉर्मल पहले से पड़ा, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये रे क्या करेगी, उसी मीडियम में क्या कर जाएगी बच्चों, वापस कर जाएगी। कितने डिग्री के एंगल पर, चूंकि आई और आर आपस में क्या होने हैं, बराबर होने हैं, तो 30 डिग्री के एंगल पर ये रे डेविएट हो जाएगी, सॉरी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये देखो कितना डेविएट हुई, इतना डेविएट हुई, मतलब उसको जाना चाहिए था रेड वाले की तरफ में। इसका नाम मैं फर्स्ट दे देता हूं और इसका नाम मैं सेकंड दे देता हूं। जाना चाहिए था फर्स्ट की तरफ में, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये फर्स्ट वाले की तरफ चली जाती, लेकिन प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आकर किया, और किधर चली गई, रिफ्लेक्ट होकर सेकंड की तरफ चली गई। तो ये कितना डेविएट हुई, इतना डेविएट हुई। वही तो यहाँ से किसने पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ये मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से ले देता हूँ। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन एंगल पता करना है, डेल्टा। तो ये एंगल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बुरा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक मैं निकलवाता हूं, दूसरा आप निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा निकालना है तो ये वाला एंगल, ये एंगल हमको निकालना है। ये टोटल 60 हो गया, तो ये कितना बचा, 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120 डिग्री। 180 माइनस का 60 बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैंने एसी डब्ल्यू लिख दिया। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज ये मैंने बता दिया। आप लोग क्लॉकवाइज के लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना होगा, क्लॉकवाइज में कितना आंसर आएगा। ये रे क्लॉकवाइज कितना डेविएट हुई है। ओके, क्लॉकवाइज में कितना, इधर देखिए, क्लॉकवाइज में लिखोगे तो ऐसे, भाई ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन चली कैसे गई है, ऐसे दूसरी की तरफ चली गई, तो इतना डेविएट हो गई। क्लॉकवाइज की बात करोगे तो ये वाला एंगल जो आएगा, ये जो ग्रीन ग्रीन में बना रहा हूं, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज वाला हो जाएगा। इसको आप बताइएगा, इसको आप बताइएगा। वैसे भी 240 डिग्री आ जाएगा, देखो पूरा 360 डिग्री है, तो क्लॉकवाइज अगर लिखोगे, इसको मैं डेल्टा 1 बोल देता हूँ, इसको मैं डेल्टा 2 बोल देता हूँ। ये कितना आ जाएगा, 240 डिग्री क्लॉकवाइज लीजिए। ये ग्रीन वाला एंगल ही तो होगा, इस रास्ते पे तो जाती, इस रास्ते पे जाती, लेकिन चली कैसे गई है, इस रास्ते पे चली गई है, तो कितना डेविएट हुई जाकर के क्लॉकवाइज में, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला जो पार्ट है 240 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे बहुत से सवाल कराए जा सकते हैं इसमें, जैसे कोई एक सवाल, जैसे एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक ये हमने दिया हुआ है, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर पे एक रे आती है 60 डिग्री के एंगल पर। जैसे सपोज करिएगा, ये 60 डिग्री का एंगल हमने ले लिया, 60 डिग्री के एंगल पर आकर के इंसिडेंट होती है, और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्ट भी कितने डिग्री के एंगल पर होगी, 60 डिग्री के एंगल पर। इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, चली गई ऐसे, एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। अरे 60 120 चली गई तो 60 डिग्री डेविएट हो गई। ऐसे सवाल आप लोग इसमें बना करके लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारा क्या है, प्लेन मिरर आता है। देखो हमारे सिलेबस में क्या है कहानी, ये रिफ्लेक्शन का मैंने बेसिक बता दिया, रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ बता दिए, 2-3 सवाल मैंने आपको करा दिया रिफ्लेक्शन पे, इसी तरीके के सवाल मिल सकते हैं। अच्छा ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लेन मिरर वही मिरर
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लेन मिरर कैसा होता है, जिसमें आप सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो, सजते हो, संवरते हो, बाल बनाते हो, वही प्लेन मिरर है। उसके बारे में कुछ सीखना है। क्या सीखना है, जरा पहले बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। सपोज करिएगा, एक सेकेंड। एक प्लेन मिरर हमने बना लेते हैं पहले। ये सपोज करिएगा एक प्लेन मिरर है, ध्यान से देखिएगा। एक प्लेन मिरर है, इधर मैंने चांदी की ये कलाई कर दी रेड कलर से, और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, देखिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहां पर मैं एक आंख बना देता हूं। थोड़ा सा आंख को मैं बड़ी बना लेता हूं। ये आंख कोई है, ये आंख है कोई, आंख मतलब आई, कोई देखेगा तो ऑब्जेक्ट को। ये एक प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लोग भी जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं, और आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर के भीतर कहीं अंदर की तरफ हमको नजर आती है। देखिएगा कभी ध्यान से, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा लगता है कि वहां पर कोई व्यक्ति, हम खड़े हैं लेकिन वो कोई अंदर की तरफ खड़ा हुआ है, प्लेन मिरर के भीतर ऐसा फील होता है। ऐसा क्यों फील होता है, इसी का जवाब आज मैं देने जा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकलती है वो 2, 4 या 10 नहीं निकलती हैं, अरबों खरबों लाखों, जिसको इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रेज हमेशा इनफाइनाइट निकलती है, और उसी की वजह से इमेज बनती है। किसी भी ऑब्जेक्ट से ऐसा नहीं होगा कि 1, 2 या 10 या 15 रे निकलती है, हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है। तो सपोज करिएगा, ध्यान से देखिएगा, इससे एक रे हम निकालते हैं, देखिएगा इससे एक रे निकालते हैं। ये रे गई एक सीधी इस प्लेन मिरर पे, ऐसे सीधी गई, ये ज्यादा मैंने बड़ा ले लिया है, इसको थोड़ा सा पहले मैं मिटा देता हूँ। मान लेते एक रे ऐसे गई हुई है, ऐसे इंसिडेंट हुई, तो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ जा करके, तो ये एंगल खुद भी 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई, तो ये जैसे जाएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, क्योंकि इस ए के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो आर भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारी आंख पे इस तरीके से पहुंच जाएगी। इसको अगर बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से जाती हुई नजर आएगी। एक रे हमने ये ले ली। जरा एक दूसरी रे एक इसी प्लेन मिरर पे गिराते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने एक दूसरी रे गिराई, ध्यान से देखिएगा, और ये हमने इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचा, ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, अल्फा बना रही है। तो जाहिर सी बात है ये उसी मीडियम में अल्फा डिग्री के एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये अल्फा एंगल पर ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको अगर पीछे बढ़ाओगे तो कहीं इस पॉइंट से ऐसा फील होगा, कहीं इस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी। ध्यान से ये देखिए, इस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ आई। क्यों आई दिया है ये मैं बताता हूँ। एक कोई थर्ड रे ले लेता है, ये फर्स्ट रे मैंने लिया है, ये मैंने एक सेकेंड रे ली है, एक मैं कोई थर्ड रे ले लेता हूँ। ये सपोज करिए थर्ड रे मैं किसी दूसरे एंगल पे गिराता हूँ। मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बीटा है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, कुछ ऐसे चली जाएगी। अब मैं क्या पूछने वाला हूं, ये क्या पीछे से बढ़ाओगे तो क्या वो आई पॉइंट से ही जाती हुई नजर आएगी, ध्यान से देखिएगा, क्या ये आई पॉइंट से ही जाती हुई नजर आएगी, मेरा सवाल समझिएगा। ये जो थर्ड रे को मैंने जब पीछे की तरफ बढ़ाया है तो क्या वो आई पॉइंट से ही आती हुई नजर आएगी, तो जवाब है बच्चों इसका हाँ, किसी भी डिग्री के एंगल पर। क्यों, जरा ध्यान से समझते हैं इसको। तो पहले ध्यान से समझते हैं कि ऐसा मैंने क्यों बोला। देखो जब मैंने यहाँ पे किया हुआ, ये देखिएगा, ये ट्राइंगल बना हुआ, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये क्या है, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है।
ये कैसे ट्राइंगल है? ये आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए जाकर के मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए जाकर के मतलब एक जैसे हुए जाकर के ये वाले ट्राइंगल, और मान लेते हैं ये दूरी कितनी है? डी है। ये दूरी कितनी है? डी है, क्योंकि उतनी ही दूर पीछे जाकर के बनी जाकर के, तो ये दूरी मान लेते हैं कितनी है? डी है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, अगर जब मैंने जब तीसरी रे बनाई है तो ये वाला भी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये वाले ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल क्या होंगे? ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्राइंगल। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इस वाली रे को कहां पर जाके मिलना होगा? आई पॉइंट पर ही जाकर के मिलना होगा, क्योंकि ऊपर के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो नीचे वाले भी दोनों क्या होने चाहिए? नीचे वाले भी दोनों तो ट्राइंगल अलग कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इस जो पीछे वाली जो थर्ड रे को जो हम बैकवर्ड साइड में बढ़ाएंगे तो इसको भी कहां पर मिलना होगा? आई पॉइंट पर भी मिलना होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट से किसी भी डिग्री के एंगल पर, इस ऑब्जेक्ट से किसी भी डिग्री के एंगल पर इस प्लेन मिरर पे इमेज इंसिडेंट होगी, वो जाकर के पीछे जब बढ़ाओगे तो आई से ही आती हुई नजर आएगी, क्योंकि सारे के सारे ट्राइंगल्स को क्या होना होगा? कॉन्ग्रुएंट होना होगा। तो ये कुल मिलाकर के मैं बात बता रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा, इधर ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है? इमेज है। ये हमारी यहाँ पर क्या बनी? इमेज, इसलिए मैंने इसको आई लिया। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं? बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज की। अच्छा ध्यान से समझिएगा, अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर रखा हुआ है, इस हम आंख को कहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है? आई पे। ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है? ओ पे, और बनता हुआ इमेज कहां पे आ रही है? आई पे। मैं ये बताना चाहता हूं कि प्लेन मिरर एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट रखा कहीं और है, लेकिन आंखों को या हमारे देखो आंखों को जैसा दिखता है दिमाग को वैसा ही समझ में आता है, या यूं कहते हैं दिमाग को जैसा समझ में आता है वैसा ही आंखों को दिखता है। तो ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा प्लेन मिरर है, एक तरीके के इल्यूजन या भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। ऑब्जेक्ट रखा है ओ पर और नजर क्या आ रहा है? आई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक बात मैं बहुत प्यारी सी बताने वाला हूं। अगर ये वाला प्लेन मिरर यहाँ पे नहीं होता, ये वाला प्लेन मिरर यहां पर नहीं होता और ये वाला ऑब्जेक्ट आई पे रखा होता, तो भी तो आंख के लिए इमेज इसी स्थान पर बनती। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता और ये वाला ऑब्जेक्ट इस आई पे रखा होता, तो भी आंख के लिए तो इमेज वहीं पे बनती। तो ध्यान से समझिएगा, बीच में प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट ओ पर रखा है, लेकिन आंख को इमेज कहां दिख रही है? आई पे। लेकिन अगर प्लेन मिरर नहीं होता और ऑब्जेक्ट आई पे रखा होता, तो भी तो आंख के लिए स्थिति सारी रेज ऐसे ही तो जाती, इसी तरीके से तो जाती, तो भी आप आंख को तो ऑब्जेक्ट या जो नजर आता वो आई पे ही नजर आता। ओ पे रखा है तो भी आई पे नजर आ रहा है, और अगर प्लेन मिरर नहीं होता और आई पे ऑब्जेक्ट रखा होता, तो भी आंख के लिए जो ऑब्जेक्ट होता वो आई पे ही नजर आता। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्लेन मिरर एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ऑब्जेक्ट कैसा है? ये बच्चों ऑब्जेक्ट है रियल। इधर देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। और इमेज कैसी बन रही है इसकी? ये वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज है, भ्रम है ना, चूंकि रियल ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं कि प्लेन मिरर क्या करता है? रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक वर्चुअल इमेज बनाता है, और आगे चल के मैं बताऊंगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यही प्लेन मिरर एक रियल इमेज बनाएगा। आगे चल के मैं बोलूंगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? और ये लाइन आपको समझ में आई है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, ये आपस में क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रहते हैं, इस वजह से ऐसा होता है प्लेन मिरर में। आई थिंक आपको क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है, तो जरा मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा आपको। जैसे एक मैंने प्लेन मिरर ले लिया, इस तरीके से प्लेन मिरर ले लिया है, और यहां से ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को सुन लीजिए। देखिए इस पूरी की पूरी क्लास में आप लोग कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिएगा बच्चों। चीजों को लिखने में आप अपना समय व्यर्थ मत करिएगा, क्योंकि आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा तो आप लोग उसको रोक रोक करके लिख सकते हो, लेकिन चीजें समझने का पूरा प्रयास करिएगा, उस पर आप ज्यादा ध्यान लगाइएगा। मेरे साथ में फिजिक्स में तभी आपका नीट या आईआईटी या क्लास 11 हो या क्लास 12 हो या क्लास 10th की भी अगर आप कोई बच्चा इसको पढ़ रहा है उसको फिजिक्स तभी समझ में आ पाएगी। तो मैंने कहा था जब भी किसी प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो तो कैसे बनाइएगा, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा। मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, क्या करिएगा, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा, ठीक है। और उतनी ही दूर पीछे हमारा क्या बन जाएगा, जो ये दूरी आएगी उतनी ही दूर पीछे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज, क्योंकि मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इमेज बन जाएगी। ये अगर ओ है तो इसका बहुत से लोग इसका नाम ओ डैश दे देते हैं, आपने चूंकि इसको आई लिखा हुआ है तो आई भी चलेगा। ये हो गया जाकर के सवाल। दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। एक थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ये प्लेन मिरर मैंने लिया हुआ है और इसके सामने ये मैंने एक कुछ रख दिया है, कील या कुछ भी रख दिया। इसका नाम मैंने ए दे दिया है, इसका नाम मैंने इस पॉइंट का बी दे दिया है। इसका जब भी इमेज बनाना हो तो आप क्या करिएगा बच्चों, ध्यान से, वही तरीका नहीं बदलना है। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करिएगा, सॉरी, टॉप मोस्ट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इतना ही दूर पीछे हमारी क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। ए की इमेज ए डैश। इसी तरीके से बी की भी इमेज बना लीजिएगा, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए प्लेन मिरर पे और उतना ही पीछे क्या बन जाएगा, बी डैश। अब ए और बी, ए का ए डैश बन गया, बी का बी डैश बन गया, तो बाकी के जितने, भाई ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जो ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ये है तो ए से लेकर के बी के बीच में ही ना। तो अब जब ए से लेकर के बी तक के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी इमेज इसी के बीच में तो बनेगी, इन्हीं के बीच में बनेगी। आप टॉप मोस्ट पॉइंट का बना लीजिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट का बना लीजिए, ये इसकी इमेज बन गई, ये इसकी इमेज बन गई। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया जरूर होगा। एक दो सवाल मैं और कराऊंगा इसमें, ऐसा नहीं है, एक दो मैं सवाल और कराता हूँ इसमें। एक सवाल और मैं लेता हूँ, तो थोड़ा सा जगह खाली कर लेता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज बता दूं, फिजिक्स की नैया में आपकी पार जरूर लगाऊंगा, चाहे वो नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे क्लास 10 हो, चाहे कुछ भी हो, फिजिक्स की मैं नैया आपकी जरूर पार लगाऊंगा। तो आपको एक एग्जाम्पल और मैं करा के आपको बताता हूँ। क्या करना है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब थर्ड टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन से ही मजा आएगा। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ये इस तरीके का, ये ए, ये रहा बी, इसकी इमेज बनानी है। तो फिर से वही कहानी, अपने को क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। ये ए की इमेज, ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मान लेते हैं डिस्टेंस कुछ है, इतनी ही दूर पीछे हमारा क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। अब इसी तरीके से बी की बना लो, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, तो ये इतनी ही दूर पीछे हमारा क्या बन जाएगा, बी, अंदाजे से बना दीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश। तो बाकी के ऑब्जेक्ट्स कब किसके बीच के बीच में, ए बी के बीच ही में तो है, तो वो ए डैश और बी डैश के बीच में बन जाएंगे इस तरीके से। तो फाइनल इमेज हमारी ये बनेगी। ये इसको अगर फाइनली बात करी जाए तो इमेज ऐसे बनेगी। अगर ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ए, ये बी, तो
तो ये ए डैश और ये हमारा क्या हुआ बी डैश। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा करके कुछ सवाल और मैं कराऊंगा। इधर देखिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर ले लिया है, इसका इमेज बनाना है। तो आप कहोगे सर इसकी इमेज बनानी है लेकिन यहाँ पर तो सर कोई सामने तो प्लेन मिरर इसके है ये नहीं। कोई बात कोई नहीं है, आप क्या करिएगा, प्लेन मिरर को अगर नहीं हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, काल्पनिक तौर पर बढ़ा लीजिएगा। ये इमेज इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। अब तो इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हो ना, ये हमारा परपेंडिकुलर पड़ गया। इतनी ही दूर पीछे हमारी क्या बन जाएगी, इसकी ये इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है, इमेज। मतलब आपको क्या करना, हर हाल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। जैसे कोई बच्चा बोले सर ये एक प्लेन मिरर मैंने ले लिया अगर है और ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसकी इमेज बनाओ, ये ऑब्जेक्ट है। तो कोई बात नहीं, कहेगा सर सामने तो मिरर है ही नहीं। तो आप क्या करिए, मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए ना इसे। देखो इमेज तो किसी हर प्लेन मिरर में आप कहीं भी बैठे हो इमेज बनती है इसकी। ध्यान से देखिएगा, ये डी और ये हमारी पीछे क्या हो जाएगी, ये हमारी इमेज बन जाएगी जगह के। प्लेन मिरर में आपके कमरे में कहीं भी प्लेन मिरर लगा हो, आप बस प्लेन मिरर के पीछे ना हो। आप अगर प्लेन मिरर के पीछे नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि प्लेन मिरर से आपसे जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं वो प्लेन मिरर पे पड़ने चाहिए, आपकी इमेज कहीं ना कहीं बनेगी। हाँ इमेज बनेगी आपकी, लेकिन दिखेगी कहां से ये नहीं कहा जा सकता है। इमेज का बनना लेंथ ऑफ द मिरर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ये इमेज मिरर ले लिया और ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इमेज का बनना लेंथ ऑफ द मिरर पर डिपेंड नहीं करता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। इमेज का दिखना डिपेंड करता है। ये लाइन में लिख भी देता हूं, इमेज का बनना इस पर मैं बहुत काम करूंगा। लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड नहीं करता है, दिखना करता है, दिखना करता है। कहां से दिखेगी कहां से नहीं दिखेगी ये तो जरूर रहेगी, लेकिन बनेगी वो निश्चित एकदम है। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ये मैंने इमेज फॉर्मेशन बता दिए हैं। अब इसमें कुछ सवाल एक और रह गए, कुछ सवाल मैं करा देता हूँ। इसमें एक सवाल लिया गया है, ये मैं एक बताता हूँ। ये प्लेन मिरर है, देखो जरा ध्यान से। ये प्लेन मिरर मैंने लिया हुआ है और ये अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ये यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर, 2 मीटर नहीं इसको ले लेता हूँ डी मीटर की डिस्टेंस पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। डी मीटर की डिस्टेंस पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। जैसे इसमें दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। तो जब भी इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हो, इमेज के बारे में पता करना हो, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमेशा क्या करिएगा, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर के ऊपर, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर के ऊपर, एक सेकेंड सॉरी थोड़ा सा मिटा देता हूँ पहले मैं इरेज। ये एक ऑब्जेक्ट रखा था, ये एंगल 30 डिग्री। तो जब भी इमेज बनानी हो, इसकी इमेज बनानी है इस ऑब्जेक्ट की, आप क्या करिएगा, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट रहा और ये हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये डिस्टेंस दे रखी थी हमको 4 मीटर मान लीजिए ले लेते हैं। तो इमेज किधर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। ये अगर डिस्टेंस d है तो इमेज भी कहीं एक लाइन पीछे ड्रॉप करिएगा, पीछे की तरफ एक लाइन एक्सटेंड करिएगा। तो इमेज भी कहीं इसी लाइन पर इमेज बनेगी, इसी लाइन पर
इमेज बनेगी, कहीं ना कहीं बनेगी, इसी लाइन पर इमेज बनेगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ट्राइंगल इधर से समझिएगा, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हुए जाकर के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए। ये देखिए, ये और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए जाकर के। तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि इसका मतलब ये हुआ जाकर के, इधर ध्यान से देखिएगा कि ये वाला साइड जो हो जाएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, ये हमारी सॉरी ये नहीं, ये ट्राइंगल, ये हमारा इमेज बनेगा, ये वाला, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए जाकर के। तो ये अगर 4 है तो ये वाली भी हाइट कितनी होगी, 4 मीटर हो जाएगी, ये 4 मीटर हो जाएगी। और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा पहले मैं साफ करके इसको बना लेता हूँ। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया था आपको, इमेज कहीं यहीं बननी थी, तो ये हमारा क्या हुआ जा करके, ये मैंने जोड़ दिया। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए जाकर के, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये चूंकि हाई डिस्टेंस 4 मीटर थी, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा जरा इसको, ये 4 मीटर हो जाएगी। ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये कहीं हमारी इमेज बननी है, ये कहीं हमारी इमेज बननी है, तो इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान काम है, देखिएगा जरा ध्यान से। इसको ट्राइंगल को मैं अलग बना लेता हूँ। ये हमारा हुआ जा करके 4 मीटर, ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जा करके, ये एंगल कितना हुआ जा करके 60 डिग्री। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos 60 और ये हो जाएगा 4 sin 60। कैसे, ये x रहा और ये रहा y, तो x इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज cos 60 और y इक्वल टू हो जाएगा 4 sin 60। ये दोनों, ये सवाल हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे। 4 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, तो ये मिल जाएगी 2, और 4 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 2√3 मिल जाएगा। ये दोनों हमको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं इतना ही करूंगा। इसके कुछ सवाल मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें जरूर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग इतने रखेंगे। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इतनी ही गर्मजोशी के साथ में। और मैं पंखा बंद करके क्लास रिकॉर्ड करता हूं, ताकि आप लोगों को आवाज़ आए, तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।